Student, welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya. Going to start the crash course of probability class 12th. बच्चों, probability एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 12th क्लास के बोर्ड परीक्षा में जिसमें आप लोग 2022 के 12th बोर्ड में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको 7 से 8 मार्क्स के प्रॉब्लम जो है पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी से और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। ऐसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारे छात्रों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बेसिकली ऐसा है नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, फार्मूला को जानेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, तब आप डेफिनेटली इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, आप लोग क्लास 9 में 10 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, 11th क्लास में आपने थोड़ा हाई लेवल से का प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा और 12th में कुछ और ही ज़्यादा पढ़ने हैं हम लोगों को। 12th क्लास में हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है ना। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें किसी घटना के घटित होने की निश्चितता को या फिर उसकी अनिश्चितता को हम लोग नंबर्स के माध्यम से मेजर करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, कोई घटना घटित होगा या नहीं घटित होगा, उसकी निश्चितता कितनी है, उसकी अनिश्चितता कितनी है, नंबर्स के माध्यम से इसको हम लोग मेजर करते हैं। यही प्रोबेबिलिटी होता है। घटनाएं सर्टेन भी है और अनसर्टेन भी है। जैसे बहुत बार होता है कि आसमान में बादल को छाए हुए देखते हैं तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो 90% चांसेस होते हैं कि वर्षा हो सकती है, लेकिन 10% ये भी होता है कि वर्षा नहीं होती है। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घटनाएं हैं वो सर्टेन भी है और अनसर्टेन भी है। तो वो कितना सर्टेन है या कितना अनसर्टेन है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें तो आप जानते होंगे और बाकी के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसका तो मैं अभी जिक्र नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये 12th क्लास का क्रैश कोर्स है। तो हम लोग 12th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड ही बात करेंगे क्योंकि समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं स्लाइड में दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी यहां पर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो हमको निकालना है, लेकिन कुछ कंडीशन दिए गए हैं। अब तक पहले के क्लासेज में हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था दैट वाज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी किसी घटना की का प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते थे, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ होता था। लेकिन अब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको एक कंडीशन दिया जा सकता है, आपको एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा और उन कंडीशंस का उपयोग करते हुए, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको दूसरे इवेंट का, उसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत बोर्ड से करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो मान लीजिए कि ई और एफ दो इवेंट्स हैं। मान लीजिए कि एक इवेंट आपका ई है और दूसरा इवेंट जो है आपका एफ है। और यहां पर है क्या कि एफ इवेंट जो है वो हो चुका है, यानी ई और एफ दो इवेंट्स दिए गए हैं जिसमें इवेंट एफ जो है हो चुका है और इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है। यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। यानी यहां पर एफ जो है इवेंट हो चुका है और ई का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन एफ लिखते हैं। इसका मतलब एफ हो चुका है, ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ई लिख करके एक वर्टिकल लाइन दे करके फिर एफ लिखते हैं या स्लैश दे के एफ लिखते हैं। इसका मतलब भी यही हुआ या इसका मतलब भी यही हुआ, है ना। यानी यहाँ पर लिखने का ये तरीका जो है, ये तरीका आपको समझना है कि प्रोबेबिलिटी वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। और इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला समझने का हो सकता है। ये फॉर्मूला क्या है इसका, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोवाइडेड दैट पी एफ नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये फॉर्मूला है, यानी इवेंट एफ हो चुका है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है और उसके लिए एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ये होता है। तो ये एक फॉर्मूला है। अब देखिए मान लीजिए कि आप उल्टा अगर हो, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट ई हो चुका है और इवेंट एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तब क्या करेंगे? तो मान लीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं, तब हम उसको इस तरह से लिखेंगे एफ अपॉन ई लिखेंगे, या इसको हम लोग एफ ऑब्लिक ई लिखेंगे, है ना। अब इसमें क्या है कि इवेंट ई हो चुका है और हम लोग को इवेंट एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अब क्या करेंगे? तब हम लोग इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये तरीका होगा लिखने का। तो देखिए, और यहां पर भी कंडीशन होगा कि पी नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो इसको डिनोमिनेटर में चुकी है इसको 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे भी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ करें या फिर एफ इंटरसेक्शन ई करें, बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ पर जो एफ इंटरसेक्शन ई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, और यहाँ पी जैसे है वैसे उतार दिए। तो यही आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातों को और हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो देखिए हम लोग स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है, इस कुछ बातों का ध्यान हम लोग रखेंगे। देखिए लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर गिवन द नॉलेज दैट एन इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी यहां कहा जा रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, लेकिन उस परिस्थिति में निकालनी है जब इवेंट ए हो चुका है ना। यानी दो इवेंट हैं, इवेंट ए है और इवेंट बी है, और दोनों इवेंट सेम सैंपल स्पेस से बिलोंग करते हैं। अब सैंपल स्पेस तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी इवेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका सेट जो होता है वो सैंपल स्पेस कहलाता है। तो अगर एक ही सैंपल स्पेस के अंतर्गत आने वाले अगर दो इवेंट्स ए एंड बी हैं और ए अगर हो चुका है तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर ए हो चुका है इवेंट तो बी का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। देखिए दिस प्रोबेबिलिटी इज रिटेन बी ऑब्लिक ए, है ना, डिनोमिनेटर में ए लिखा हुआ है, यानी ए हो चुका है, अब बी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नोटेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इन द केस वेयर इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर मान लीजिए कि इवेंट ए और इवेंट बी जो है इन केस अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी वो दोनों अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वेयर इवेंट ए हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट इज पी बी। देखिए यहां पर भी एक बात ध्यान देने योग्य है, यहां पर यह है कि अगर ए और बी दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हो, यानी एक का प्रोबेबिलिटी दूसरे के प्रोबेबिलिटी पर प्रभाव नहीं डालता हो, यानी एक का प्रोबेबिलिटी दूसरे के प्रोबेबिलिटी को प्रभावित नहीं करता हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट बी का होगा वो चूंकि ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको बी ऑब्लिक ए न लिख करके सीधा पी बी लिखेंगे तो वो सिंपल प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद इफ इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, that is probability that both event occur is defined P A and B. A and B is equal to P A into P B oblique B by A. तो इस तरह से होता है और नीचे का फॉर्मूला तो हम बता ही चुके हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के। आई थिंक फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं, है ना। आप फॉर्मूला जो है इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब लोग बात करने वाले हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज का हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है,
प्रॉपर्टी नंबर 1, ये पहला प्रॉपर्टी कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू 1। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर कहा जा रहा है एस यहां पर सैंपल स्पेस है, एस यहां पर सैंपल स्पेस है और एफ कोई इवेंट है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑब्लिक एफ यानी इवेंट एफ हो चुका है ना, और यहां पर सैंपल स्पेस है ऊपर में, यानी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और यहां पर फिर से है कि इवेंट एफ हो चुका है, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझना है हम लोग को। देखिए बी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि पी एस ऑब्लिक एफ जो हम लोग लिखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। अभी फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ में हम लोग लिखते थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखते थे, एफ, ये हम लोग लिखते थे एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, ऐसा लिखते थे हम लोग, पी एफ, सॉरी पी एफ लिखते थे ऐसा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए कि सैंपल स्पेस तो सारे आउटकम्स का कलेक्शन होता है ना। सैंपल स्पेस क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें किसी इवेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का ये सेट होता है। और एफ क्या है, इवेंट एफ जो है उसके आउटकम्स का सेट है। तो अगर हम एस इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, एफ ही निकलेगा। तो ये हमारा पी एफ ही निकलेगा, है ना। एस इंटरसेक्शन एफ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही निकलेगा और यहाँ पर भी पी एफ है, तो यानी दोनों जो है कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा हमारा, है ना। इसी तरह से अगर पी एफ अपॉन एफ करते हैं, पी एफ ऑब्लिक एफ करते हैं, तो इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन, हम लोग यहाँ से पी एफ लिख सकते हैं, है ना। और एफ इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या, पी एफ ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो इस प्रकार जो है पहला प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए हैं, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू 1, है ना। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑब्लिक एफ, ऑब्लिक को हटा करके एफ एफ भी लिख सकते हैं या एस एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी तो समझ चुके हैं कि पहला प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा गया है। अब चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इससे हम लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते हैं। अब देखिए हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक एफ। देखिए बस बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। आप लोग सेट थ्योरी में एक फार्मूला पढ़े हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। वेन डायग्राम का जो प्रॉब्लम सब बनाते थे 11th क्लास के सेट थ्योरी में, तो इस तरह के प्रॉब्लम को, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें ये जो है दोनों साइड में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया जाए। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो किसी भी इवेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है और उसमें जितने एलिमेंट्स हैं अगर उसके नंबर को एनएस से डिनोट किया जाए, तो अगर हम ऐसा करें, यहाँ पर ए यूनियन बी, इसमें एनएस से डिवाइड कर दें, इसमें भी एन ए अपॉन एन एस कर दें, यहाँ भी एन बी अपॉन एन एस कर दें, यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ भी एन एस कर दें, तब क्या होगा, तब तो हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये फॉर्मूला जो है ये आप लोग 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े हैं।
अब देखिए यही फॉर्मूला जो है लग रहा है कि यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है, खाली आप एक ही चीज देखिए कि सब के नीचे में ऑब्लिक करके एफ 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 लगा हुआ है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है और अगर आप सबके नीचे सबके साथ ऑब्लिक करके एफ लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि इस प्रॉपर्टी को आप कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो यह प्रॉपर्टी को आप याद भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये आया कहाँ से है, ये कैसे ड्राइव होकर के आया है, थोड़ा हम लोग इस पर भी अब विचार कर लेते हैं, इसके प्रूफ को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वो फार्मूला ही लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग लगाते हैं ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ, है ना। तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, है ना, वो फार्मूला लगाते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। वो क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, और इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अपसेट थ्योरी में आपने पढ़ा है जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है, उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसका अगर इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन बी यूनियन एफ, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे, यहाँ पर तो इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे, सॉरी। तो ठीक है, यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ है तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एफ, है ना, ए इंटरसेक्शन एफ और यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को, है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब जो है इसको जो है हम अगर फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाने पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, है ना, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे एक पी एफ जो है, इस पी एफ को हम लिख ही देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग जो फार्मूला है जो हम लोग पढ़े हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, उसका अगर इस्तेमाल करें तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए ऑब्लिक एफ, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक एफ, और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक एफ, है ना। तो इस तरह से जो हमारा प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट था वो हमारा आ चुका है। ये किस चीज़ का हम निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे और देखिए इस तरह से हमारा जो है निकल के चला आया, है ना। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रॉपर्टी को भी समझ चुके हैं। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का नाम तो सुने ही हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कोई इवेंट अगर ई है, अगर ये इवेंट ई जो है ये घटित होता है, घटना ई अगर घटित होती है तो उसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, पी ई लिखते हैं, है ना। अगर कोई इवेंट ई का अकरेंस हो चुका है तो उसके प्रोबेबिलिटी का उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, लेकिन उसके नॉट अकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी नॉट ई भी लिखते हैं और पी ई डैश भी लिखते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ। यहाँ पर पी ई और पी नॉट ई जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है और दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है कुछ इसी से रिलेटेड है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ये क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी 3, देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या है, प्रॉपर्टी 3 में है कि पी ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई ऑब्लिक एफ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी ई डैश मतलब इवेंट एफ जो है हो चुका है।
और ई डैश का मतलब क्या हुआ कि इवेंट ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट हो चुका है और इवेंट एफ हो चुका है और इवेंट ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ये बराबर होगा 1 माइनस पी ई अपॉन एफ। यानी इवेंट एफ हो चुका है ना, उसको और एफ के होने का प्रोबेबिलिटी जो है उसको अगर 1 में से घटाएंगे तो ई डैश के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकलेगा, है ना। तो ये हम लोग को ये जो है सिंपली इसी तरह से मिलता जुलता है कि ई डैश जो होता है 1 माइनस पी ई होता है। अंतर यही है कि हर जगह पर एफ लग गया, इस तरह से एफ लगाया हुआ है। तो चलिए वही बात है, याद रखने में भी आसानी होगी इसको। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको आप समझिए। अगर पी एस अपॉन एफ करते हैं तो कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो है 1 आएगा, है ना। सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी जो है 1 आएगा क्योंकि इसमें सारे आउटकम्स का कलेक्शन होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी 1 से हम लोग जानते हैं, पहला जो प्रॉपर्टी बताया उससे हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे करें, जो एस है वो सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस एक ऐसा मतलब सारे आउटकम्स का ये कलेक्शन है, किसी इवेंट के सारे आउटकम्स का कलेक्शन है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये इवेंट ई और के होने और इवेंट ई के नहीं होने, ये दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इवेंट ई यूनियन ई डैश, है ना, और ऑब्लिक एफ ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 1 हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एस जो होता है एस बराबर होता है ई यूनियन ई डैश होता है। और फिर क्या करेंगे, इसको जब हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, देखिए ई और ई डैश जो है डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। मतलब ई और ई डैश जो है डिसजॉइंट करने का मतलब ये हुआ कि इवेंट ई के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स के कलेक्शन का हम सेट बनाएंगे, और इवेंट ई डैश यानी ई डैश जो नहीं होने वाली घटना है, ई होने वाली घटना है उसके पॉसिबल आउटकम्स का अगर हम सेट बनाएंगे, और ई डैश नहीं होने वाली घटना ई है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स का जब कलेक्शन बनाएंगे तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो सेट थ्योरी में ऐसे दो सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ई और एफ डिसजॉइंट है, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पी ई ऑब्लिक एफ प्लस पी ई डैश ऑब्लिक एफ, ये दोनों जो है इसका जो है सम हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि पी ई डैश ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पी 1 माइनस पी ई एफ। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट भी जो है प्रूफ होकर के चला आया, है ना। तो इस प्रकार जो है हम तीनों प्रॉपर्टी को जान चुके हैं। तो इस प्रकार तीनों प्रॉपर्टी को जानने के बाद चलिए हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम्स भी देखते हैं इसमें, है ना। देखिए प्रॉब्लम्स हमारा है, अभी तक तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, स्लाइड की ओर आप देखिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो 7/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है वो 9/13 है। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 4/13, यानी इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी जो है 7/13 है, प्रोबेबिलिटी बी का इवेंट जो है 9/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, 4/13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब बी हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई के अकरेंस का प्रोबेबिलिटी आपका 7/13 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी जो है वे आपको 9/13 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 4/13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर फॉर्मूला जो है उसको हम लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो पी ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है जब बी हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो 4/13 आपका दिया हुआ है,
और पी भी जो है इसका वैल्यू आपको 9/13 दिया हुआ है, तो 13 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर जो है 4/9 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है ना। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको एग्जाम में अगर देगा भी इस तरह का क्वेश्चन तो शॉर्ट टाइप में देगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए अब जो है हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ये फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब एक परिवार में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। देखिए यहां पर, अब यहां पर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कहता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उस परिवार के दोनों बच्चे लड़के ही होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, जबकि एक कंडीशन दिया हुआ है गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कि जबकि दिया हुआ है कि उन दोनों में से कम एक बच्चा जो है बॉय होना जरूरी है। उस फैमिली में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे में एक बच्चे का बॉय होना जरूरी है, तो उस परिवार में दोनों बच्चे बॉयज होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, थोड़ा इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए एक परिवार में अगर एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि लेट एक इवेंट ई है, एक इवेंट ई है जिसको हमको निकालना है। इसमें क्या है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, दोनों बच्चे बॉयज हो, है ना, उस इवेंट को हम लोग ई मान लेते हैं। और एफ एक दूसरा इवेंट एफ मानते हैं जिसमें है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, है ना, मतलब 2 बच्चे में एक बच्चा जो है बॉय हो, तो हम लोग उसको मान लेते हैं एफ। एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, उसको हम लोग मान लेते हैं एफ। अब देखिए यहां पर है कि ई और एफ जो है 2 इवेंट्स को डिनोट कर रहा है, तो ई जो है निकालना है, और एफ तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ तो क्वेश्चन ही में कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, ये इवेंट हो चुका है, तो हमको इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, यानी टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, अगर बॉय को हम बी से डिनोट करें और गर्ल को जी से डिनोट करें, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉय हो, दोनों बच्चा बॉय हो सकता है कि पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, ये भी हो सकता है कि पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या हो भी सकता है कि दोनों गर्ल हो, है ना। इस तरह से सेट बन रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि इवेंट एफ जो है उसमें कम से कम एक चाइल्ड बॉय होना चाहिए, तो एक चाइल्ड बॉय होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक चाइल्ड जो है बॉय होना चाहिए, यानी दोनों भी चाइल्ड बॉय होगा तो चलेगा। तो इसमें हम लोग को एफ में इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, बाकी ये तीनों को लेंगे, तो ये हो जाएगा बी बॉय बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। और हमारा जो इवेंट ई है वो इवेंट क्या है कि दोनों बॉय होना चाहिए, तो ये तो मेरा ये सेट हो जाएगा दोनों बॉय का। तो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमको किस चीज का निकालना है, ई ऑब्लिक एफ, यानी हम लोग घटना एफ हो चुकी है और ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो यही वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक पी एफ, है ना, इस तरह से लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन 1, यहाँ पर 1/4 होगा। फेवरेबल आउटकम जो है इवेंट ई का है वो 1 है, टोटल आउटकम 4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। और पीएफ के लिए फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 4 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा 4 कैंसिल हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी हमारा 1/3 निकल के चला आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए ये क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and 1 card is drawn randomly। मतलब एक बॉक्स के अंदर 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक डाले गए हैं, 1 से लेकर 10 तक लिख करके, और सारे कार्ड को थॉरली मिक्स कर दिया गया है। इफ इट इज नोन दैट, और उसमें से एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ करना है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3,
अगर ये दिया हुआ है कि जो हम लोग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो नंबर है वो 3 से अधिक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो कार्ड हम ड्रॉ किए हैं उस पर इवन नंबर होगा। तो देखिए ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि जो हमारा इवेंट है उसमें जो कार्ड है, जो मेरा सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक कार्ड में लिखा हुआ है ना। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि कार्ड में इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कार्ड में इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इवन नंबर कौन हो सकता है 2 4 6 8। देखिए यहाँ पर जो कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसमें इवन नंबर क्या होगा, पहले तो है कि कार्ड जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसमें उस इवेंट को हम ये मान लेते हैं, जो हम लोग कार्ड ड्रॉ करते हैं उसमें एक इवेंट दिया हुआ है कि उसमें मोर देन 3 है, मतलब 3 से अधिक वाला अंक आ रहा है। तो 4 6 5 6 7 8 9 10 यही हो सकता है इवेंट एफ का आउटकम्स जो है, क्योंकि इवेंट एफ जो है वो पहले हो चुका है। उसमें कहा जा रहा है कि जो हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो 3 से ज्यादा नंबर्स वाले कार्ड है, तो 4 से लेकर 10 तक हो सकता है ना। यानी लेकिन अब कहा जा रहा है कि ई जो कार्ड है उस पर इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन है 4 6 8 10 है, 4 6 8 10 है। तो हमको क्या करना है कि कार्ड में इवन नंबर होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इवेंट एफ तो हो चुका है, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, पी ई ऑब्लिक एफ जो है इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए यहाँ पर ई इंटरसेक्शन अगर एफ निकालते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना होगा, देखिए ये 4 4 मिल रहा है, चलिए 4 होगा, है ना। ये ई इंटरसेक्शन एफ जो है ये हमारा क्या होगा 4 होगा, ये 2 4 6, ये हमारा इवेंट जो है इसमें तो सॉरी ये जो इवेंट है इसमें तो हमारा है 2 भी लिखेंगे ना, 2 4 6 8 10। हाँ इवन नंबर के लिए तो ये है, हम लोग तो इवन नंबर का सेट तो ये। अगर हम यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या होगा, तो ये 4 6 8 और 10 होगा, है ना। तो यानी 1 से लेकर 10 तक मेरा सैंपल स्पेस है। तो हम लोग जो इवेंट एफ का जो पॉसिबल आउटकम्स है ना उसको हम लोग लिख लिए हैं, है ना। तो इवेंट ए जो है उसका पॉसिबल आउटकम्स जो है हमारा क्या होगा, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे पूरे को, है ना। इसमें जो है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है 4/10 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 आउटकम्स हैं, और एफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है इसका आउटकम्स अगर निकालेंगे तो ये 7/10 होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7/10 हो जाएगा ये, है ना। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 4/7 आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल चुके हैं इसका प्रोबेबिलिटी भी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इवेंट ए जो है इस तरह से आप समझ चुके हैं। तो अब जो है आगे इसमें बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 430 जो हैं वो गर्ल्स हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। मतलब 430 जो गर्ल्स है उसमें 10% गर्ल जो है क्लास 12th में पढ़ती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl। देखिए यहाँ पर भी कंडीशन दिया हुआ है कि एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स में 430 स्टूडेंट जो है गर्ल्स हैं, है ना। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट में 430 स्टूडेंट जो है गर्ल्स हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि 430 स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं उसमें 10% जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 12th में पढ़ती है, ठीक है। उसमें भी कहा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट chosen randomly studies in class 10th
क्लास 12 मतलब जो स्टूडेंट को हम रैंडमली चूज करते हैं वो क्लास 12th में स्टडी करती है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बशर्ते कि दिया गया है कि चूजन गर्ल्स जो है वो क्या है, चूजन गर्ल्स जो है, चूजन स्टूडेंट जो है वो एक गर्ल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, हमारा जो है इसमें मान लेते हैं कि ई जो है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ई जो है, लेट ई डिनोट्स द इवेंट दैट द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। यहाँ पर ये हम लोग ई मानते हैं कि ई बराबर ई जो है स्टूडेंट चूजन इज गर्ल ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th की गर्ल है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और एफ जो है इसको मानते हैं स्टूडेंट चूजन रैंडमली इज ए गर्ल, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट चूजन इज ए गर्ल है, तो अब यहाँ पर गर्ल जो है उसकी संख्या हम लोग निकालते हैं, गर्ल का प्रोबेबिलिटी, है ना। स्टूडेंट जो है, जो चुना गया स्टूडेंट गर्ल हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो देखिए गर्ल स्टूडेंट की संख्या 430 है और टोटल स्टूडेंट 1000 हैं, तो गर्ल्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 0.43 होगी, ये गर्ल्स की संख्या होगी, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालते हैं तो देखिए जो चुनी गई गर्ल ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा कि इवेंट है कि वो स्टूडेंट गर्ल भी हो और क्लास 12th में भी पढ़े, तो क्लास 12th में जो 430 गर्ल्स है उसका 10% स्टूडेंट गर्ल्स के जो संख्या है वो 430 है, उसका 10% ही गर्ल्स जो है वो क्लास 12th में पढ़ती है, तो है ना। तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो 430 का 10% हो जाता है 43, तो 43/1000 करेंगे, है ना। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.043 आएगा, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, है ना। ई ऑब्लिक एफ का प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला जो आप लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो इसी से हमारा बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 0.043 अपॉन 0.43, ये कैलकुलेट कर चुके हैं और ये हमारा वैल्यू जो है 0.1 निकल करके चला आया। तो इस तरह हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रॉब्लम जो है, अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वो कहता है कि ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड बिलो। देखिए एक डाई को 3 बार फेंका गया, तो यहाँ पर इवेंट को डिफाइन किया गया है ए और बी के रूप में। एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया, तो उसमें जो इवेंट ए है उसमें है कि 4 ऑन द थर्ड रो, कि थर्ड रो में 4 हो। इवेंट ए जो है उसमें कहा गया कि 4 ऑन द थर्ड जो थ्रो हो रहा है, तीसरा 3 बार थ्रो कर रहे हैं। देखिए एक डाई को अगर एक बार थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स मिलता है, 2 बार अगर थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम्स मिलता है, और 3 बार थ्रो करते हैं तो 216 आउटकम्स मिलता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया, 3 टाइम्स थ्रो किया गया, है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इवेंट डिफाइन किए गए हैं। इसमें कहता है कि ए वो जो इवेंट ए है उसमें कहता है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, और उसके बाद इवेंट बी जो है उसमें कहता है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। देखिए ऐसा कहा जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर ये बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो हमको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारा सेट जो ए होगा वो क्या होगा, सेट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 3 बार थ्रो किया गया और लास्ट में अगर आ रहा है 4 तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 4, है ना। इस तरह से फिर लिख सकते हैं 1 2 4, और इस तरह से लास्ट में जाते जाते 1 3 4, और लास्ट में जाते जाते लिख सकते हैं 1 6 4, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड स्टार्ट करें तो 2 1 4, इस तरह से 2 2 4, ये 2 3 4, और इस तरह से 2 6 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा, लास्ट में हम लोग लिखेंगे तो इसमें 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, और इस तरह से लास्ट में 6 6 4, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका इवेंट ए का सेट हो गया।
और इवेंट बी में कहा जा रहा है कि फर्स्ट थ्रो में 6 आना चाहिए और सेकंड थ्रो में 5 आना चाहिए। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 651, हो सकता है 652, हो सकता है 653, हो सकता है 654 और 655 और 656, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में हमारा आ जाएगा 654। देख लीजिए ये 654 आएगा, इसमें भी यहाँ पर कहीं पर 654 आएगा, इसमें आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 654 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जो है हम लोग अगर इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहाँ पर अगर इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इवेंट बी जो है इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/216, 216 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो 6/216 हो जाएगा। और अगर इवेंट ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये तो एक ही आ रहा है तो 1/216 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर हमको पी ए ऑब्लिक बी निकालना है, यानी हमको यहाँ कहा जा रहा है कि इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हम लोग वही करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/216 और 6/216 और ये 216 कटेगा और यहाँ से 1/6 चला आएगा। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल चुका है इस तरह से हमारा, है ना। फिर देखिए अब जो है एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक सवाल है। देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें कहता है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया, एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। एक डाई को 2 बार फेंका गया और पाया गया कि जो नंबर्स हैं उन पर उनका सम जो है 6 आ रहा है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1। तो उसमें नंबर 4 जो है एटलीस्ट एक बार अपीयर हो, उसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि जो इवेंट ई है और एक इवेंट हमारा एफ है ना। तो इवेंट ई जो है उसमें मानते हैं कि लेट इवेंट ई बी द इवेंट दैट नंबर 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। नंबर 4 जो है वो एक बार अपीयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 4 जो है एक बार अपीयर होता है। टोटल हम लोग जानते हैं कि इसमें 36 आउटकम्स होते हैं। एक डाई को आप रोल करते हैं तो 36 आउटकम्स टोटल होते हैं। तो अब 36 आउटकम्स क्या होते हैं, ये आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि मतलब 4 जो है कम से कम होना चाहिए, एक एटलीस्ट होना चाहिए, 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, तो एक बार 4 होना चाहिए, उस पर 2 बार भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे 4 अगर एक बार आना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 4-1 लिख सकते हैं, 4-2 लिख सकते हैं, 4-3 लिख सकते हैं, 4-4 लिख सकते हैं, 4-5 लिख सकते हैं और 4-6 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और फिर इसका उल्टा करते हैं, 1-4 लिख सकते हैं, है ना, 2-4 लिख सकते हैं, 3-4 लिख सकते हैं, 4-4 लिख सकते हैं, और यानी 1-4 2-4 3-4 4-4 तो हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 5-4 लिख सकते हैं और 6-4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको काउंट करें तो क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 5, ये टोटल 11 जो है 11 आ रहा है। यहाँ पर एन ई का वैल्यू 11 आ रहा है टोटल, है ना। और एफ जो है एक इवेंट है, इसमें है एफ इवेंट सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग 6। जो नंबर ऑफ जो सम ऑफ नंबर है वो 6 होना चाहिए। तो 6 कहाँ मिल रहा है, 4-2 2-4, यहाँ पर 6 मिल रहा है। और 1-5 और 5-1, यानी देखिए यहाँ पर 2-4 और 4-2, 1-5 और 5-1, है ना। इसमें मिलेगा हम लोगों को 6 मिलेगा कहाँ 1-5 और 5-1 में मिलेगा, 2-4 और 4-2 में मिलेगा, है ना। और कहाँ मिल सकता है तो 3-3 में भी मिल सकता है। ठीक है, यानी हमारा 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 का आउटकम हुआ। अब ये कहाँ से आया, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। अगर 36 आउटकम्स आप लिखिएगा
तो 3600 आउटकम्स में आप देखिएगा कि कौन कौन से दो आउटकम्स में सम आपका 6 आ रहा है, तो इतने सारे हैं। अब हम अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो यहाँ पर एन एफ का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 आ रहा है। अब हम लोग अगर और यहाँ पर एन एस जो है वो कितना होगा, ये 36 हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है। अब ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 2 4 और 4 2 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है हमारा, ठीक है। अब जो है हम लोग को अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ई ऑब्लिक एफ का, तो कैसे निकलेगा, पी ई ऑब्लिक एफ का निकालेंगे तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर 2 है, ई इंटरसेक्शन एफ के नंबर्स का वैल्यू में आउटकम्स का वैल्यू और टोटल 36 होता है, तो ये 2/36 हो जाएगा। और पी एफ जो है इसका कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5/36, 36 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग इसके बाद अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें कहा जा रहा है कि देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस करने के एक्सपेरिमेंट को कंसीडर कीजिए। इफ द क्वाइन सोज हेड टॉस इट अगेन, अगर हेड आता है टॉस करने पर तो उसको फिर से टॉस कीजिए। बट इफ इट सोज टेल, लेकिन अगर टेल आता है तो देन थ्रो ए डाइस, तब एक डाइस को थ्रो करना है। कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, है ना। यहाँ पर इसको हम लोग को समझना है। देखिए कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने क्वाइन को टॉस किया, तो क्वाइन को जब हमने टॉस किया तो क्वाइन को टॉस करने पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है भी, और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो अब यहाँ कहता है कि अगर हेड आया तो उसको फिर से टॉस कीजिए। तो अगर हेड आया तो अगर हम उसको फिर से टॉस करेंगे तो क्या होगा, फिर से टॉस करेंगे तो फिर से हेड आ सकता है, तो यानी हेड 2 बार आ सकता है ना। ये हेड है, इसको मिला करके या फिर से टॉस करें तो हेड आया हुआ है, हेड तो पहले से आया हुआ है, टेल भी आ सकता है। देख लीजिए यहाँ पर एक क्वाइन है, इस क्वाइन को हमने टॉस किया तो क्वाइन को टॉस करने पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर हेड आ रहा है तो उसको फिर से टॉस कीजिए। तो एक बार तो हेड आ चुका है, फिर से हमने टॉस किया तो हेड आया या फिर टेल भी आ सकता है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन अगर टेल आया है तो फिर क्या करना है, ये हमको इसको एक डाइस को थ्रो करना है। तो देखिए डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो सकता है, अगर टेल आया है तो टेल आया है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेल आया तो यहाँ टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वाइन को टॉस करने पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा, क्योंकि वे इक्वली लाइकली इवेंट है ना। लेकिन अगर ये हाफ आया हेड आने का प्रोबेबिलिटी और इसके आने का भी प्रोबेबिलिटी हाफ है तो इसका फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4 और इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4, है ना। यानी कि 1/2 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, हेड टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अगर यहाँ पर ऐसे देखें कि अगर यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये सभी के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6 है। जब एक डाई को रोल करते हैं तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी, 2 आने का, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का और 6 आने का प्रोबेबिलिटी, सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा क्योंकि सभी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर भी देखिए 1/2 है और ये इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, यानी सबका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/12 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग को क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसमें ये समझना है। तो हम लोग को यहाँ पर है कि हमारा ई जो है वो एफ इज द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। अगर एफ मानते हैं कि एफ जो है इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से आउटकम्स होंगे, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो 1 टेल कहाँ कहाँ आ रहा है आपका, 1 टेल आ रहा है यहाँ पर, या तो हेड टेल हो यहाँ पे, या फिर इसमें आप देख लीजिए इसमें जो है
ये 6 कंडीशन आ जाएंगे, है ना। इसमें क्या होगा, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये सारे कंडीशन जो है इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि F इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, इसमें कम से कम एक टेल आने का मतलब इवेंट है, तो इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स तो ये हो जाएंगे, है ना। और ई क्या है, ई जो है एक इवेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, डाई जो है 4 से ग्रेटर नंबर को शो करे, तो 4 से ग्रेटर नंबर शो करे, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ई जो है एक इवेंट है जिसमें डाई जो है 4 से ग्रेटर नंबर को शो करे, तो 4 से ग्रेटर नंबर को शो करने के लिए T5 हो सकता है और T6 हो सकता है ना, ये हो सकता है। यानी इवेंट F जो है ऑलरेडी हो चुका है, इवेंट E का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो यहाँ पर इवेंट E के लिए फेवरेबल आउटकम्स तो T5 और T6 ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर हम निकालें, यानी E इंटरसेक्शन F का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो E इंटरसेक्शन F का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका E इंटरसेक्शन F अगर निकालना चाहे तो यही आपका है E इंटरसेक्शन F का वैल्यू, है ना। E इंटरसेक्शन F का वैल्यू जो है वो भी है T5 और T6 ही है, यही है आपका, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, है। तो आप लोग E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/12 और इसका भी प्रोबेबिलिटी है 1/12, तो 1/12 और 1/12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6, है कि नहीं। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर F निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स है ना। लेकिन यहाँ पर 7 आउटकम्स जो है इसमें 7 आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा, ये हेड टेल का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है हेड और टेल का, लेकिन बाकी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 1/12 1/12 1/12 यानी 6 बार यहाँ पर 1/12 है, तो 6 × 1/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3/4, है ना। ये प्रोबेबिलिटी जो आपका है वो 3/4 आ जाएगा, तो यहाँ 3/4 रख देंगे तो 1/6 × 4/3, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ 2/9 हमारा प्रोबेबिलिटी जो है निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिया है। चलिए अब जो है, अब आज का जो क्लास है वो मैं यहीं पे मतलब रोक रहा हूँ। आने वाले क्लासेस में मैं प्रोबेबिलिटी के जो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उसमें बेस थ्योरम है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है इसका, और भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है, ये सब जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो का लाभ उठाइए। धन्यवाद।